एक और अहम इशू पे बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबर्स को कल अपॉइंट किया गया। ये मामला पिछले कई माह से ताखीर का शिकार था। जनवरी में 2 मेंबर्स सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबर्स रिटायर हुए थे। आइन के मुताबिक 45 दिन में उनकी तकर्री हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये मामला मार्च में नहीं तय पाया और अब कल जाकर जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि खालिद महमूद सिद्दीकी को मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध मुकर्रर किया गया, जबकि मुनीर अहमद खान को मेंबर बलूचिस्तान मुकर्रर किया गया। आज अब से कुछ देर पहले जराए से यह खबर सामने आई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा ने इन दोनों का हल्फ लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनका जो खबर आई है उसके मुताबिक ये गैर आईनी अपॉइंटमेंट है। ये तो मौक़िफ़ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इससे पहले जो अपोजिशन के लोग हैं, जिसमें खुर्शीद शाह इस बात से अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि ये गैर आईनी है। नून लीग का भी इसमें मौक़िफ़ आ चुका है कि जो तकर्री की गई है ये गैर आईनी और गैर पार्लिमानी है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ फ़रूक नसीम। फ़रूक, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी है इस पूरे मामले में, और अब फाइनली जो अपॉइंटमेंट हुई है उसको भी अपोजिशन चैलेंज कर रही है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये कह चुके हैं कि वो हल्फ नहीं लेंगे। देखिए, जहाँ तक कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं मेरे बड़े मोहतरम हैं, मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी पहले भी नहीं की, आइंदा भी नहीं करूँगा, लेकिन उनके पास कोई जवाज़ या जुरिस्डिक्शन नहीं है ओथ ना देने का। जो आर्टिकल 214 में उनको ओथ देना है, नोटिफिकेशन अगर सामने आए तो उनको ओथ देना है, ये रिक्वायरमेंट है। और वो एज अ हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज आर्टिकल 199 में या 184(3) में जुरिस्डिक्शन उनकी नहीं है कि वो वहाँ बैठे हों, वैलिडिटी चेक करें अपॉइंटमेंट्स की, कोई को वारंटो वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू डेफरेंस, इज़्ज़त के साथ उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है ये ओथ ना लेने का। और मेरे ख़्याल में अगर उन्होंने ऐसा किया है जो कि किया है, जो ख़त आया है पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास, तो वो विद ड्यू रिस्पेक्ट अगेन गैर आईनी है। और कोई ऐसा किसी के पास, ओथ लेने वाले के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं होता कि वो ओथ लेने से मना कर दे। अब इसका रद्द अमल ये देखिए कि अभी मेरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं अमानुल्लाह कंदानी साहब, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने पहले तो मुझे मुबारकबाद दी कि आपने बहुत ही अच्छे लोगों का गवर्नमेंट ने सिलेक्शन किया। मैंने कहा नहीं जी, मैंने नहीं किया, सदर पाकिस्तान ने अपने दानिश में किया। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुबारकबाद सदर पाकिस्तान को दी और उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़ोर से पूरे जो कम्युनिटी है, लॉयर कम्युनिटी है पाकिस्तान की, इस पे प्रोटेस्ट करेंगे। और वो डिमांड कर रहे हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो ओथ लें, और बाकी जो वो कार्रवाई करेंगे तो वो जाने। लेकिन मैंने उनसे ये गुजारिश ज़रूर की है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जो इज़्ज़त और वक़ार है उसमें बिल्कुल कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। लेकिन फ़रूक नसीम साहब, ज़रा बताइए, दो अहम बातें हैं। एक तो ये बता दीजिए कि अगर वो इनकार कर देते हैं कि मैं हल्फ नहीं लूँगा तो फिर क्या होगा? कोई और शख्स हल्फ ले सकता है उनकी जगह, या क्या होगा प्रोसीजर पे इसका? उसमें जो आर्टिकल 255 सब आर्टिकल 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो, लफ्ज़ है इम्प्रैक्टिकेबल, अगर वो हो जाए ओथ लेना उस शख्स के लिए जिसको ओथ देना है, तो वही नॉमिनेट करे किसी और शख्स को। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब अगर ख़ुद ओथ नहीं देना चाहते तो आर्टिकल 255 सब आर्टिकल 2 के तहत किसी और को नॉमिनेट कर दें, अपने किसी मुअज़्ज़ज़ एग्जिस्टिंग इलेक्शन कमिश्नर को नॉमिनेट कर दें या किसी और को नॉमिनेट कर दें जो वो ओथ ले ले। अब ये भी पेचीदा मामला है कि वो खुद अगर हल्फ नहीं ले रहे तो वो किसी और को क्यों अपॉइंट करेंगे, जब वो ये समझते हैं कि जो पूरा जो प्रोसीजर था वो गैर आईनी था, गैर पार्लिमानी था। तो फिर अगर इस तरह की वजह, तो फिर वो खुद भी हल्फ नहीं ले रहे, वो किसी और को क्यों नॉमिनेट करेंगे? और जरा इस पर भी रोशनी डालें कि क्या उनकी ये बात दुरुस्त है कि ये जो इकदाम उठाया गया है ये गैर आईनी इकदाम है? बहुत शुक्रिया शहजाद, बहुत ही ज़बरदस्त सही सवाल आपने किया। देखिए, गैर आईनी तो जब इक़दाम होता है कि अगर कोई प्रिस्क्राइब प्रोसीजर हो और उसको फॉलो ना किया जाए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक डेड लॉक आ गया। जो इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है वो इस तरह होता है कि अपॉइंटमेंट तो सदर करते हैं,
लेकिन लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी शहबाज शरीफ साहब, उनको कंसल्टेशन करनी है और बाय कंसेंट एक नाम देना है। अब दोनों की कंसल्टेशन इन राइटिंग हुई, डेडलॉक आ गया। सेकंड प्रोसीजर ये है कि फिर एक पार्लिमानी कमेटी है जिसमें आधे लोग जो हैं अपोजिशन के हैं, आधे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं, और उसमें 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी से कंसेंसस हो, वहाँ भी मुतअद्दिद बार डेडलॉक हो गया। तो अब सिचुएशन ये है कि जब प्रिस्क्राइब प्रोसीजर नहीं है किसी चीज़ का आइन में, कानून में, तो फिर गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर ख़ुद प्रिस्क्राइब करना है जो कि न्यूट्रलिटी की सेम्बलेंस रखे, क्योंकि अगर ऐसा डेडलॉक हो जाए तो फिर क्या गवर्नमेंट या स्टेट डिसफंक्शनल हो जाए, अपॉइंटमेंट्स ना हो। अच्छा, एक जो तौजीह दी जाती है वो ये है, आर्टिकल 186 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ली जाए और एडवाइजरी ओपिनियन ली जाए। और 2013 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें एक जज साहब जो हैं उनकी ये ओपिनियन है कि जी ऐसी सिचुएशन में आप 186 की ओपिनियन ले लें, बल्कि लेना चाहिए। अब वो 3 मेंबर का या 5 मेंबर का जजमेंट है, लेकिन जो 7 मेंबर का जजमेंट 1997 का है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये बात लिखी है कि आर्टिकल 186 मैंडेटरी नहीं है और ये सिर्फ एडवाइजरी ओपिनियन होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए और कोई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं हो तो फिर ये जो गवर्नमेंट डिवाइस करे प्रोसीजर न्यूट्रलिटी के साथ, और सदर जो होता है, गवर्नर होता है या जो क्वीन होती है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी में एक न्यूट्रल इदारा है, ये न्यूट्रल एंटिटी है। सुप्रीम कोर्ट के 4-5 जजमेंट्स यही हैं। तो फिर यहाँ जब ऐसा डेडलॉक हुआ तो लॉ मिनिस्ट्री से ओपिनियन ली गई, हमें भी बड़ी शशोपंज हुई। या तो हम लिख के भेज देते हैं कि नहीं जी डेडलॉक हो गया, लेकिन आगे इसका रास्ता क्या होना है। लेकिन ये बेहतर नहीं होता अगर आप कह रहे हैं कि एक जजमेंट में ये कहा भी गया था कि लीगल ओपिनियन ले लिया जाए, जुडिशरी से ओपिनियन ले लिया जाए, तो बेहतर नहीं होता कि ओपिनियन लेके ये फैसला किया जाता, क्योंकि अब भी मुमकिन है कि इस फैसले को चैलेंज कर दिया जाए अदालत में। मैं गुजारिश करूं, बिल्कुल चैलेंज हो सकता है, और चैलेंज होगा, लेकिन उसकी मेरिट तो अदालत ने डिसाइड करनी है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास ओथ ना देने का कोई जवाज़ या जुरिस्डिक्शन नहीं है। यहाँ इस वक्त तो हम ये बात कर रहे हैं। तो अब अगर 97 का अगर आप फैसला अल जिहाद ट्रस्ट का पढ़ें जो 7 मेंबर बेंच का है, तो उसमें आर्टिकल 186 के बारे में ये कहा गया है कि ये एडवाइजरी नेचर का है, मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी कोई फ़ैसला करती है तो अब कोई मैनेजेबल स्टैंडर्ड तो है नहीं, कोई प्रिस्क्राइब प्रोसीजर तो है नहीं, तो फिर क्या प्रोसीजर होना चाहिए? तो प्रोसीजर अगर गवर्नमेंट ने कोई डिवाइस किया, उसके बाद ये मामला गया स्पीकर साहब के पास, क्योंकि ये एक आप ये देखें पार्लिमानी कमेटी थी, तो इसलिए स्पीकर साहब के पास गया। स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी इसमें, और स्पीकर की जो रूलिंग होती है वो चैलेंजेबल नहीं होती। उन्होंने ये रूलिंग दी कि लॉ मिनिस्ट्री की ओपिनियन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा। अटॉर्नी जनरल साहब ने भी सारी चीज़ देख के फिर यही कहा कि लॉ मिनिस्ट्री की ओपिनियन जो है आई कंकर, बिल्कुल ठीक है। और ओपिनियन क्या थी? ओपिनियन ये थी कि ना आप गवर्नमेंट से पूछें, ना आप अपोजिशन से पूछें, सारी की सारी लिस्टें जो हैं आप सदर पाकिस्तान के पास भेजें, जो सारे बायोडेटा देखें और जो बेस्ट आदमी है उसको अपॉइंट करें। आज जितने ये वकला और ये हुस्न इत्तेफाक है कि प्रेसिडेंट साहब ने जो दोनों नाम चूज किए वो दोनों नाम वो थे जो की तरफ से पार्लिमानी कमेटी को भेजे गए थे, और क्योंकि सदर पाकिस्तान भी तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा रह चुके हैं, तो ये ऑब्वियस था कि वो वही नाम चूज करते जो कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भेजे गए थे। आपको एक हुस्न इत्तेफाक, ठीक है आपकी बात आ गई, मेरी बात सुने, एक हुस्न इत्तेफाक और बता दूं। ये जितना वकील जो खड़ा हुआ है, जितना ये अमानुल्लाह कंदरानी है सुप्रीम कोर्ट का, जितना बलूचिस्तान बार काउंसिल का वकील खड़ा हुआ है, वो ये कह रहा है कि इन लिस्टों में सबसे बेहतर चॉइस ये थी। ये वकला कह रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये तो बात होगी बाद में, लेकिन क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो हलफ ना लेने का जवाज़ है, जुरिस्डिक्शन है? ये उसी तरह है कि कभी कभी जज जो हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स में फ्लॉ हो जाता है, तो सदर पाकिस्तान कहें कि जी नहीं मैं तो ओथ नहीं दूंगा, सही, या चीफ जस्टिस ये कानूनी ऐसा कभी नहीं हुआ, उनके पास है नहीं कि वो हल्फ नहीं लेते, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मुमकिन है कि अगर वो किसी वजह से हल्फ नहीं ले सकते तो वो किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं। फरूक रसीद साहब, आज एक अहम केस का फैसला आया है। साबिक जज अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल जो था, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर अपनी तफसीली जजमेंट जारी कर दी है।
शहजाद एक चीज़, आई एम सॉरी, एक चीज़ जल्दी से मैं और बता दूं कि इसमें एक और भी एस्पेक्ट है। देखें, चीफ जो इलेक्शन कमीशन है डिसफंक्शनल है। पंजाब की जो लोकल बॉडीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं, उनके इलेक्शन होने हैं। केपीके की लोकल बॉडीज़ हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। तो इलेक्शन कमीशन को डिसफंक्शनल नहीं रखा जा सकता, अदरवाइज़ ये आर्टिकल 140A की वायलेशन होगी अगर इलेक्शन जो है लोकल बॉडीज़ के एक्सपेडिशियसली ना किए जाए। लेकिन फारूक नसीम साहब, ऐसे मामलात में ये भी अक्सर देखा जाता है या कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसको थोड़ा सा मुजाहरा करना चाहिए, बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। आप लोग जब ऑपोजिशन में थे यानी कि तहरीक इंसाफ, उस वक्त भी वो यही कहते थे। तो यहाँ पे मामला 2 मेंबर्स का है, आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी रिटायरमेंट का वक्त आएगा, तब भी कंसल्टेशन नहीं हो सकेगी। तो कोई मामला तो आपको ऐसे निकालना है कि अफाम तफहीम से हल हो जाए, बजाय इसके कि हम कोई ऐसे टेरिटरी में चले जाएं जहाँ पे आइन साइलेंट है। मैं आप गुजारिश करूँ ना, एक्चुअली यही इर्तिका का मरहला है, और जो 18वीं तरमीम में और ये जो प्रोविजंस आए हैं उसका अब नुक्स पता चल रहा है। लेकिन इसी तरह होता है, एवोल्यूशन ऐसे ही होती है। लेकिन अगर 2 फरीक़ैन पोल्स अपार्ट हों, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, अगर गवर्नमेंट कहती है A और अपोजिशन कहती है Z, और वो बीच में जब आएंगे, जब अपोजिशन को ऐसी कोई कंसेशंस मिले, रिप्रीव्स मिले जिसके लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं हो, तो फिर ये आप समझे कंसेंसस ओरिएंटेड चीज़ नहीं हो सकती। ये कंसेंसस नहीं हो सकता क्योंकि इतना पोल्स अपार्ट अगर चीज़ हो सही। फारूक साहब, आज की जजमेंट के हवाले से आ जाए, और आपको पता है कि जजमेंट में एक बात तो बड़े वाज़े तौर पे लिखी हुई है। आसिफ सईद खोसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटन जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जज का कंडक्ट था उसने हज़ारों जो दूसरे जजेस काम कर रहे हैं उनका सर शर्म से झुका दिया है। अब इस हवाले से जो पिछली हेयरिंग थी उसमें भी बड़े सख्त रिमार्क्स आए थे और ये पूछा गया था कि वफाकी हुकूमत ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्या वजह को रिपैट्रिएट नहीं किया था लाहौर हाई कोर्ट पहले। क्या कहेंगे इस पे आप, क्यों इसमें सुस्ती दिखाई गई आपकी मिनिस्ट्री की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से? थैंक यू वेरी मच, अगेन आई एम थैंकफुल। आपने सवाल किया, इसका जवाब मैं दे भी चुका हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसका सिंपल जवाब ये है कि हमारे पास जब मरासला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो वो एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, बड़े मोतबर आदमी हैं, उनकी तरफ से आया। अब जब अल जिहाद ट्रस्ट का 1996 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट निकाला, जो कि बाइंडिंग है हम पे आर्टिकल 189 के तहत, उसमें इस तरह की बात लिखी है कि परमानेंट नेचर के जो फैसले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ परमानेंट चीफ जस्टिस कर सकता है। तो हमने फिर किया ये, सोचा ये कि इनको वहाँ से काम से हटा दिया और इनको OSD बना दिया। और जैसे ही, और फिर हमने ये बात भी सामने रखी, उसके बाद जब परमानेंट चीफ जस्टिस छुट्टियों से वापस आए, उन्होंने जैसे ही हमें ये मरासला हमें मिला, हमें सेकंड नहीं लगाया और इमीडिएटली उसको उन जज साहब को, और वो कल हुआ था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सख्त रिमार्क्स थे उसके बाद। लेकिन मसला ये है कि आपने जो एक मिनट ठहर जाए ना, आपने बात की, मैं जवाब दूँ। देखें, ये हमारे पास मरासला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परमानेंट चीफ जस्टिस का भी कल आया है। तो जैसे ही वो आया, हमने फ़ौरन इनको जो है रिपैट्रिएट किया और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया, उन्होंने उनको रिपैट्रिएट किया। तो इन अदर वर्ड्स, हमारी तरफ से, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से 1 सेकंड की डिले नहीं है। और यही वजह है, यही वजह है शायद। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजह बताई और अभी आपने कहा कि उस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, अटॉर्नी जनरल ने अदालत में जब ये रिमार्क्स दिए गए तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम इंटरोगेट कर रहे थे जज अरशद मलिक को। तो इंटरोगेशन वजह थी या फिर ये एक्टिंग चीफ जस्टिस का होना वजह थी? ठहर जाना। अटॉर्नी जनरल साहब मेरे बड़े भाई हैं, ज़बरदस्त आदमी है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालें और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसमें यही बात है जो मैं आज कह रहा हूँ। हमारा स्टैंड जो है, लॉ मिनिस्ट्री का स्टैंड अलग नहीं है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरे, यही शायद वजह है कि आज का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कोई ऐसा रिमार्क्स नहीं है लॉ मिनिस्ट्री के बारे में या फेडरल गवर्नमेंट के बारे में। और देखें, ये जजेस का अपना मामला है, इंटरनल मामला है, वो कैसे इन जज साहब से निपटते हैं, क्या उनको चार्जशीट करते हैं, नहीं करते, ये जुडिशरी का मामला है, इससे लॉ मिनिस्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि एक मिसकॉन्डक्ट जो है वो वाजे हो चुका है। अब एक तो ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब नवाज शरीफ साहब की अपील का मामला जाएगा तो देखा जाएगा कि इनकॉन्डक्ट है वो ट्रायल पर और फैसले पर असरअंदाज हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन मुझे एक बात बताइए फारूक नसीम साहब, क्या ये सिर्फ स्पेसिफिक होगा टू नवाज शरीफ केस, या जब इनका मिसकॉन्डक्ट अगर साबित हो चुका है तो जितनी भी इन्होंने फैसले दिए पिछले 1 साल में, खासतौर पर जब ये आए हैं एहतसाब अदालत में, उन सब पर नजरसानी करने की जरूरत होगी, या कोई शख्स
जिसके खिलाफ फैसला आया है वो फरीक लेके जा सकता है दरख्वास्त के मेरे खिलाफ भी इस जज ने फैसला दिया था, मेरी दरख्वास्त भी आप सुन लीजिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला किसी और केस के लिए होगा, क्योंकि उन केसों में टेपें शेपें थोड़ी हैं, उन केस में ये थोड़ी है क्योंकि ब्लैकमेल हो रहा है या नहीं हो रहा। और जहाँ तक कि आप मिसकॉन्डक्ट की बात कर रहे हैं, अभी ये डिटर्मिनेशन नहीं हुआ, ये तो अब प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ चलेंगी, जो अगर चलती हैं वो जुडिशरी जाने, वो जज साहब जाने। अगर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड बड़ा वाजे कर दिया। अगर वो ये कहते हैं कि एक जज की वजह से हजारों जजेस का सर शर्म से झुक गया है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इन द जजमेंट, ये जजमेट का हिस्सा है। नहीं वो है, लेकिन थोड़ा सा मैं जो जितनी अब प्रोसीजर रह गया है मेरे ख्याल से जो काम करने का है। नहीं सुन तो ले यार, नहीं शहजाद सुन तो ले। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी है, वो ऑब्जर्वेशन सैल्यूटरी है, अब हमारे सर आंखों पे है। हमारा तो खैर इससे ताल्लुक़ कोई नहीं है, लेकिन उन जज साहब की या किसी और की मैं सिर्फ इतनी बात कर दूं कि जब भी वो प्रोसीडिंग्स उनके ख़िलाफ़ चलती हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो मिसकॉन्डक्ट का जो डिटर्मिनेशन होगा वो अलग से होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन साइड किया जाएगा, कोर्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोसीडिंग्स अब नहीं चलेंगी, प्रोसीडिंग्स चल के डिटर्मिनेशन होगा। अच्छा, आपने कहा कि दूसरे केसेस को शायद इसलिए नहीं खोला जा सकता, उनमें वीडियो का कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन जो बाबर अवान साहब का केस था, बाबर अवान साहब को इन्हीं जज साहब ने जो है बरी किया था। अब आपको याद होगा जावेद चौधरी साहब का एक खत था जिसमें उन्होंने एक मजमून था जिसमें उन्होंने इंटरव्यू पूरा जो है किया था नायब चेयरमैन साहब का। उसमें बाबर अवान साहब के मुतालिक, ये केस के मुतालिक ये कोट किया गया था कि नायब चेयरमैन कहते हैं कि मुझ पे दबाव है, मुझ पे प्रेशर है उनके केस को भी लेके। तो अब क्योंकि बाबर अवान के केस में जो फरीक है वो नैब है, तो क्या आपके ख्याल में नैब अब ये पोजीशन ले सकती है कि अरशद मलिक साहब ने हमारे खिलाफ जाकर बाबर अवान साहब को बरी कर दिया है तो हमारा केस भी दोबारा सुनिए, क्या ये मुमकिन है? देखिए, बाबर अवान मेरा भाई है, बाबर अवान मेरा बड़ा भाई है, मेरे दोस्त हैं, मोहतरम वकील हैं। क्योंकि आपने एक पर्सन स्पेसिफिक सवाल किया है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा प्लीज़ शहजाद, मैं एम्बेरस होता हूँ प्लीज़। लेकिन देखिए, बाबर अवान साहब आपके भाई ज़रूर होंगे, बट एक नैब भी है जिसको तगड़ा करने का आप लोगों ने एक अज़म उठाया है ना कि हम नैब को सपोर्ट करेंगे। अब नैब फरीक है जो कि मुतासर हुआ है इस जजमेंट से। बाबर अवान बरी हुए हैं, नैब मुतासर हुआ है, तो नैब के पास क्या ये इख्तियार होगा कि वो भी ये दरख्वास्त लेके जाए इस केस में? मैं आपको चीफ चेयरमैन साहब का नैब का नंबर दे देता हूँ, उनसे बात कर लें, उनसे पूछें सवाल, मुझसे नहीं बनता आपका ये सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक नसीम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक, इसके बाद पैटफ के हवाले से क्या खबर है, कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।